प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था, लेक्चर नंबर 37। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको कौटिल्य के राजा संबंधी विचार, कौटिल्य के अमात्य मंत्री परिषद संबंधी विचार आपको समझाए थे। तो बेटा यहाँ मुख्य जो बात समझने की है वो ये है क्या कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र के अंदर कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। तो कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा और मंत्री परिषद के साथ ही साथ व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी व्यापक रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कौटिल्य ने राजा, मंत्री परिषद और इसी के साथ में प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, इसी में मंत्री भी आ जाएंगे, तो इन सबको कौटिल्य ने अष्टादश तीर्थों की संज्ञा दी है। मतलब 18 तीर्थों की संज्ञा दी है। किनको? जो ये मंत्री होंगे, जो ये विभागाध्यक्ष होंगे, जो ये प्रशासनिक अधिकारी होंगे, इनको इन्होंने अष्टादश तीर्थ, 18 तीर्थों की संज्ञा दी है। तो मेरा यहाँ कहने का भावार्थ ये है बेटा कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में व्यापक रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब बेटा मुख्य बात ये आती है, मान लीजिएगा आपने समझ लिया है कि भाई कौटिल्य के राजा संबंधी विचार क्या हैं। तो राजा संबंधी विचार पर मैंने जो है लगभग 6-7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में मैंने मंत्री परिषद अर्थात अमात्य के ऊपर ही मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं ना। तो राजा के द्वारा मंत्रियों से परामर्श कर करके जो राजाज्ञा जारी की जाती है, राजा के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है राज्य के लिए, राजा के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, तो बेटा उस आदेश की क्रियान्विति कौन करेगा? उन आदेशों को, राजा के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों को लागू कौन करेगा? बेटा राजा के द्वारा जो राजाज्ञा जारी की जाती है, उस राजाज्ञा को जारी करने के लिए राजकर्मचारी चाहिए, राजकर्मचारी चाहिए। तो इसीलिए कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी व्यापक रूप में जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि राज्य के जो प्रमुख मंत्री हैं, राज्य के जो प्रमुख मंत्री हैं, विभागाध्यक्ष हैं, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? राज्य के प्रमुख जो मंत्री हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको इन्होंने तीर्थों की संज्ञा दी है। और इन तीर्थों की संख्या कौटिल्य ने 18 बतलाई है, इसलिए इनको अष्टादश तीर्थ कहा जाता है बेटा। क्या? अष्टादश तीर्थ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कौटिल्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को लेंगे और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य ने वास्तविक रूप में राज्य के प्रमुख मंत्री हैं, इसी के साथ में प्रशासनिक अधिकारी और अमात्यों को लिया है और इन्हें ही अष्टादश तीर्थ की संज्ञा दी है। तो सर्वप्रथम हम आपको अष्टादश तीर्थ के बारे में समझाएंगे। चलिए बेटा अब हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, नोट करेंगे आप, कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें सबसे पहले हम सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को लेंगे। चलिए आप अपना पेन उठाएं, यस, और अपना रजिस्टर लीजिएगा और साथ साथ नोट्स तैयार करते चलिएगा। मैं आपको विशेषकर यहाँ कहना चाह रहा हूँ बेटा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजनीति विज्ञान विषय से की भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो आपको थोड़ा सा गंभीरता में जाकर के उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब बेटा इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की है। ठीक है बेटा, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, तो टॉपिक का नाम नोट करेंगे आप, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। अब सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौटिल्य ने अपनी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर किया है, तो आप
बता सकते हैं अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब जैसा कि इसमें प्रारंभ में ही मैंने नोट कर दिया है कि अर्थशास्त्र ने विस्तृत साम्राज्य वाली, क्या बेटा नोट करेंगे, विस्तृत साम्राज्य वाली राजतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक प्रणाली को प्रस्तुत किया है। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य वाली राजतांत्रिक राजव्यवस्था, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम कौटिल्य ने बताया है वो लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि राजतांत्रिक है, अर्थात राजतंत्रीय शासन प्रणाली का इन्होंने समर्थन किया है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और कैसी राजतांत्रिक व्यवस्था, एक शक्तिशाली राजतंत्रीय व्यवस्था, एक केंद्रीकृत राजतांत्रिक व्यवस्था, एक विस्तृत राजतांत्रिक व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है। अर्थात अर्थशास्त्र में इसी का वर्णन किया है, किसका, एक केंद्रीकृत, विस्तृत और शक्तिशाली जो है राजतांत्रिक राज व्यवस्था का इन्होंने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत समर्थन किया है। नोट करें। चलिए बेटा, इसके बाद में आपको जो मुख्य बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि भाई अब इसमें नोट्स के रूप में तो ये सारी बातें आप तैयार कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पर जो है इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है क्या कि जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो जो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है वो राजा है, ठीक है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद में जो सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रण करता है और जिसे कौटिल्य ने स्वामी कहा है, तो ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है क्या कि इसको जो है कौटिल्य ने स्वामी कहा है। और प्रशासन की नीतियों के निर्माण में तथा इन नियमों को लागू करने में मंत्री एवं अमात्य राजा के प्रमुख सहायक हैं। अब बेटा यहाँ ध्यान देंगे, इसके जो सहायक होंगे मंत्री और अमात्य होंगे, मतलब मंत्री और अमात्य राजा के प्रमुख सहायक होंगे। अब मंत्री और अमात्य इसके सहायक होंगे, तो बेटा मैंने मंत्री और अमात्य के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मैंने आपको ये तो बात स्पष्ट कर ही दी थी कि भाई कौटिल्य ने राज्य के जो प्रमुख मंत्री हैं, है ना, प्रशासनिक अधिकारी हैं, अमात्य हैं, है ना, इन सबको इन्होंने जो है तीर्थों की संज्ञा दी है और इनकी संख्या 18 बतलाई है, इसलिए इनको जो है बेटा अष्टादश तीर्थों की संज्ञा दी जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे क्या, नोट करें आप, अष्टादश तीर्थ हो गए। अष्टादश तीर्थ का मतलब इन्होंने 18 जो है तीर्थों का वर्णन किया है। अब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें क्या आता है कि कौटिल्य ने प्रशासन के सफल संचालन के लिए, जरा देखिएगा, कौटिल्य ने प्रशासन के सफल संचालन के लिए, अब यहाँ प्रश्न बनता है बेटा प्रशासनिक किसे कहा जाता है। यस, बड़ा अगर मैं इस हिसाब से लूँगा तो थोड़ा सा क्या है कि वीडियो लंबी बन जाएगी। प्रशासन किसे कहा जाता है, फिर प्रशासन में दो प्रकार के हो जाते हैं, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन। बेटा प्रशासन का सीधा सा अर्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना, कार्यों का प्रबंध करना, क्या, कार्यों का प्रबंध करना प्रशासन कहलाता है। निजी कार्यों का प्रबंध करना निजी प्रशासन कहलाता है। और सार्वजनिक कार्यों का प्रबंध करना यस लोक प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन कहलाता है। तो यहाँ पर जो कौटिल्य बात कर रहे हैं बेटा वो सार्वजनिक प्रशासन की बात कर रहे हैं, ना कि निजी प्रशासन की, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके बाद में संपूर्ण प्रशासन को कुल 18 तीर्थों में बांटा है। नोट करेंगे, संपूर्ण प्रशासन को 18 तीर्थों में बांटा है। इन 18 तीर्थों के प्रमुख अधिकारियों के रूप में कौटिल्य ने जो है पुरोहित, मंत्री, युवराज तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों एवं उनके प्रमुख सहायक अधिकारियों की गणना की है। और अर्थशास्त्र के 18 तीर्थों एवं इनके उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का जो उल्लेख किया है उनका जो है वर्णन हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब आप नोट करते जाएंगे। बेटा सबसे पहला आता है मंत्री। अब ध्यान दें, मतलब अष्टादश तीर्थ, 18 तीर्थ जो है उसमें जो पहला तीर्थ आता है वो आता है मंत्री। अच्छा, मंत्री क्या करेगा, ये राजा को मंत्रणा देता है। क्या देता है, मंत्रणा, ठीक है बेटा। अब इसमें एक एक आप नोट करते जाएंगे। दूसरा क्या है बेटा, पुरोहित। दूसरा क्या है, पुरोहित। दूसरा नोट करेंगे, पुरोहित। पुरोहित ये राजा को धर्म तथा नीति संबंधी परामर्श देता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी नोट कर लेंगे। इसके बाद में बेटा तीसरा जो आता है, तीसरा जो अष्टादश तीर्थ में आता है, 18 तीर्थों में आता है, वो होगा सेनापति। ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी है जो राजा को सैन्य विषयों में परामर्श देता है और राजा के सेना संबंधी आदेशों को लागू करता है। यस, इसके बाद में चौथा आ जाता है युवराज।
अब युवराज क्या है? ये राजा का ऐसा ज्येष्ठ अथवा अन्य कोई पुत्र होता है, मतलब युवराज का मतलब होता है राजा का पुत्र, है ना। तो ये नोट करें यहाँ, मैं इसको थोड़ा सा, जिसे राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और ये राजा के प्रमुख सहायक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार शासन का प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है। ठीक है बेटा। अब इसके अंतर्गत आपको जो है पांचवा नोट करेंगे, दोवारिक। पांचवा नोट करो, दोवारिक। अब ये दोवारिक कौन होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह राजमहल की रक्षा व्यवस्था की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता है। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद में इधर आएंगे, ये छठा है बेटा, छठा है, नोट करें, छठा अंतर्वेशिक। नोट करें, अंतर्वेशिक या अंतर्वंशिक। ये क्या होता है? ये अंतरपुर की रक्षा का प्रधान अधिकारी है और राजवंश के गृह कार्यों का भी प्रबंध देखता है। ठीक है। चलिए सातवां है बेटा, सातवां जो अष्टादश तीर्थ में आएगा वो आएगा, नोट करें, प्रशास्त या इसको प्रशास्ता भी कहा जाता है। ये क्या करेगा? यह कारागार का प्रधान अधिकारी है। कारागार है ना, जैसे आज जो जेल होती है हमारी, तो ये कारागार का प्रधान अधिकारी होता है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने कारागार के प्रधान अधिकारी को क्या नाम दिया है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशास्ता। ठीक है बेटा। इसके बाद में नोट करेंगे, आठवां है, आठवां नोट करें, समाहर्ता। आठवां क्या है बेटा? समाहर्ता। नोट करें, आठवां है समाहर्ता। यह राज्य के आय और व्यय की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी है। आय व्यय, अब देखो मान लीजिएगा आज आपसे पूछा जाए कि भाई बजट किसे कहते हैं, तो आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, जो विवरण होता है ना, उसे बजट कहा जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे आज जो हमारा वित्त मंत्री होता है, इसी तरीके से जो है कौटिल्य ने उसे समाहर्ता नाम दिया है। ठीक है बेटा। अब वह इसमें आएंगे, यहाँ वह करों का संग्रह करता है और जनपद में शांति व्यवस्था भी स्थापित करता है। यस। इसके बाद में अष्टादश तीर्थों में जो नौवां आता है बेटा, वो सन्निधाता आता है। ये सन्निधाता क्या करता है? ये राजकोष का प्रधान अधिकारी है और वह राजकोष में जमा हुए धन या वस्तु तथा व्यय मीन्स खर्च, व्यय के बाद शेष बचे धन या वस्तु की पूर्ण जानकारी रखता है और इसके अलावा है कोषागार, कोष्ठागार, कारागार आदि का निर्माण कराता है और उनकी व्यवस्था का निरीक्षण करता है। कौन? सन्निधाता। हो गया क्लियर? तो ये अष्टादश तीर्थ में आपके जो है 9 जो है अब 10वां ले लेंगे हम। 10वां है बेटा प्रदेष्टस। नोट करें, ठीक है, प्रदेष्टस। अब ये प्रदेष्टा है वो क्या करता है? फौजदारी न्यायालय, मतलब जो कंटक शोधन न्यायालय होता है उसका सर्वोच्च न्यायाधीश है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भाई कंटक शोधन न्यायालय का जो है न्यायाधीश कौन होता है या फौजदारी न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रदेष्टस। ठीक है। और वह न्याय कार्य के अलावा राज्य के कर्मचारियों के आचरण पर भी नजर रखता है और भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगा करके उन्हें दंडित करता है। यस। इसके बाद में नोट करेंगे, 11वां है नायक। नायक कौन होता है बेटा? नायक ये पैदल सेना का प्रधान अधिकारी है। नोट करेंगे, पैदल सेना का प्रधान अधिकारी है। वह सैन्य आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की छावनियों, खाइयों, दीवारों, है ना, और इसी के साथ में जो है अटारी आदि का भी निर्माण कराता है। इसके बाद में अष्टादश तीर्थ में 12वां आ जाएगा आपका पौर। नोट करें, कौन आएगा 12वां? पौर। यस। 12वां क्या है? पौर। नोट करें, वह नगर के प्रशासन का प्रधान अधिकारी है। और 13वां जो है व्यवहारिक, नोट करें, व्यवहारिक धर्मस्थलीय न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश है। इसके बाद में 14वां नोट करेंगे, कार्यात्मक, ये खानों तथा उद्योगों का प्रधान अधिकारी है। जैसे कि आज भी जो है उद्योग मंत्री होता है। ठीक है। और वह राज्य के खानों से कच्चा माल प्राप्त करके कारखानों में वस्तुओं के निर्माण के लिए भेजता है। और बेटा 15वां जो है नोट करेंगे, 15वां है
नोट करें, मंत्री परिषदाध्यक्ष, फिर से बोल रहा हूं, मंत्री परिषदाध्यक्ष, कौटिल्य ने मंत्री परिषदाध्यक्ष के कार्यों का उल्लेख नहीं किया है। अब जरा गौर कीजिए, किसके कार्यों का उल्लेख नहीं किया इन्होंने। अब आपसे एग्जाम इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो अनुमान लगाया जाता है कि वह मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है, अथवा कौटिल्य ने प्रधानमंत्री, जिसे महाअमात्य भी कहा है, को ही यहाँ मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा है। जैसा कि आज जो हमारा प्रधानमंत्री होता है ना, तो ये जो कार्य है इन्होंने मंत्री परिषदाध्यक्ष को सौंपे, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है। इसके बाद में नोट करेंगे 16वां है, बहुत महत्वपूर्ण है, दंडपाल। ये सेना का एक प्रधान अधिकारी है जो सेना के भरण पोषण का प्रबंध करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में 18वां है दुर्गपाल। यह राज्य में स्थित सभी दुर्गों का प्रधान अधिकारी है ना। इसके बाद में अंतिम नोट करेंगे, अंतिम तीर्थ है अंतपाल। अंतपाल यह राज्य की सीमा प्रदेश की रक्षा करने वाला प्रधान अधिकारी है। ये सीमा स्थित दुर्ग का भी प्रधान है, ठीक है बेटा। चलिए, अब ये जो है आपके अष्टादश तीर्थ हो गए। इसके बाद में यहाँ पर नीचे जो मैंने नोट किया है, इसको जो है आप अपने नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे। इसके बाद में जो कौटिल्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न विभागाध्यक्षों की चर्चा की है, तो यहाँ पर विशेषकर 25 विभागाध्यक्षों की चर्चा की है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे। चलिए बेटा, विभिन्न विभागाध्यक्ष अर्थात वास्तविक रूप में कौटिल्य ने प्रशासन के कुशल संचालन के लिए इन तीर्थों के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक विभागों की भी स्थापना की है। और प्रत्येक विभाग के प्रमुख अधिकारियों को कौटिल्य ने क्या कहा है, फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक नोट करें, नोट करें, प्रत्येक विभाग के प्रमुख अधिकारी को कौटिल्य ने क्या कहा है, अध्यक्ष कहा है। इस प्रकार प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने इससे संबंधित तीर्थ प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे सेनापति नामक तीर्थ के अंतर्गत हस्ताध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, पथाध्यक्ष एवं नौकाध्यक्ष नामक प्रमुख जो है अधिकारी अपने अपने विभाग का संचालन करते हैं। और अर्थशास्त्र ने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की योग्यताओं, कार्यों, दायित्वों का भी जो है व्यापक रूप में उल्लेख किया है। इनमें से जो महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब इसमें सबसे पहले जो आता है बेटा वो आता है, नोट करें, अब इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, हस्ताध्यक्ष। ये जो गज सेना है, गज का मतलब होता है हाथी, गज सेना का अध्यक्ष होता है। बस मैं इतना संक्षेप में बताता चलूँगा, बाकी आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा है अश्वाध्यक्ष। अश्व का मतलब क्या होता है बेटा, घोड़ा। दूसरा जो अध्यक्ष है अश्वाध्यक्ष है, ये अश्व सेना का अध्यक्ष और अश्व सेना की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीसरा होता है बेटा रथाध्यक्ष, ठीक है, ये रथ सेना का अध्यक्ष है। इसके बाद में चौथा है पथाध्यक्ष। नोट करें, पथाध्यक्ष का मतलब होता है पैदल सेना का जो है अध्यक्ष है। नोट करें, पथाध्यक्ष, पथाध्यक्ष। इसके बाद में पांचवा है नौकाध्यक्ष। ये नौका विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है, नोट करें, ठीक है। इसके बाद में सातवां है अक्षपटलाध्यक्ष, अर्थात ये लेखा विभाग का अध्यक्ष होता है, नोट करें, ठीक है। नीचे आए, इसके बाद में लेंगे आप पण्याध्यक्ष। ये है व्यापार एवं क्रय विक्रय विभाग का जो अध्यक्ष होता है। इसके बाद में पोतवाध्यक्ष, यह तौल एवं माप विभाग का अध्यक्ष होता है, ठीक है बेटा। 10वां अध्यक्ष होता है कोपाध्यक्ष, यह राज्य के वन विभाग का अध्यक्ष होता है ना, आज भी वन विभाग है। अब वन विभाग का अध्यक्ष तो ये क्या करेगा, जैसे लकड़ी, औषधि, चमड़े आदि के प्रबंध की व्यवस्था करेगा, चमड़ा वगैरह जो भी है। इसके बाद में 11वां है मानाध्यक्ष, ये भूमि एवं
काल मतलब जैसे कि आज जो हमारे कैलेंडर होते हैं, काल के महाविभाग अध्यक्ष है। इसके बाद में 12वां जो है शुल्काध्यक्ष है, ये शुल्क विभाग का अध्यक्ष है। क्या ये शुल्क विभाग का अध्यक्ष है? ये राज्य में शुल्क मतलब चुंगी के संग्रह की संपूर्ण व्यवस्था का प्रबंध करता है। तो आज भी इस तरीके के आप विभाग देख सकते हैं। 13वां है सूत्राध्यक्ष, ये है वस्त्र एवं कवच, चमड़े के कवच के विभाग का अध्यक्ष है और इनके उत्पादन की व्यवस्था की देखरेख करता है। ठीक है बेटा। और 14वां है शीताध्यक्ष। क्या? शीताध्यक्ष, ये कृषि विभाग का अध्यक्ष है। नोट करें, शीताध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष है। तो आज भी आप देखिएगा कृषि मंत्री होते हैं। ठीक है। वह राज्य में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय करता है और किसानों, खेती और मजदूरों के हितों की देखरेख करता है। इसके बाद में नोट करेंगे बेटा 15वां है सूराध्यक्ष, ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष है और शराब के उत्पादन में बिक्री का नियंत्रण करता है। कितने हो गए बेटा? 15 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम 15 के बाद में 16वां है, नोट करें 16वां है सुनाध्यक्ष, ये राज्य की पशु वैधशालाओं जो बूचड़ खाने होते हैं उसके विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक है। आगे की बातें आप नोट कर लेंगे। और 17वां है गणिकाध्यक्ष, ये बेटा जो है गणिकाध्यक्ष है, जरा गौर कीजिएगा यहाँ। यह राज्य की वेश्याओं एवं नर्तकियों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष है जो इनके प्रकट एवं गुप्त कार्यों की जानकारी रखता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राज्य की वेश्याओं एवं नर्तकियों से संबंधित विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या नाम दिया है कौटिल्य ने? तो आपका आंसर हो जाएगा गणिकाध्यक्ष, है ना। इस रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो आप जो है इनको स्पष्ट कर लेंगे। और ये मैंने जो मूल अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, उस कौटिल्य के मूल अर्थशास्त्र को लेकर के और आपके लिए लेक्चर तैयार किया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। 18वां है गो अध्यक्ष, ये राज्य के पशु विभाग का अध्यक्ष है। तो आज भी आप देख सकते हैं, है ना, पशु विभाग होता है। तो वह कृषि, दूध आदि की दृष्टि से उपयोगी पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि के प्रयत्न करता है। और बेटा 19वां जो है मुद्राध्यक्ष, ये राज्य के, नोट करें, राज्य के आवागमन विभाग का अध्यक्ष है। किसका? आवागमन विभाग का। तो आज भी आप देख सकते हैं, है ना, परिवहन विभाग का जो है मंत्री होता है और वह अपने राज्य में आने वाले अथवा अपने राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को अपनी मुद्रा से संबंधित पहचान पत्र, पासपोर्ट या वीज़ा, पासपोर्ट का वीज़ा प्रदान करता है। और जो 20वां है बेटा विविताध्यक्ष है। नोट करें 20वां जो अध्यक्ष है वो क्या है बेटा? विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष, नोट करें विविताध्यक्ष, यह राज्य के वन विभाग तथा चारागार या चारागाह विभाग का अध्यक्ष होता है। वनों की रक्षा एवं वृद्धि करता है और पालतू पशुओं के चारागाहों का प्रबंध करना उनके प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद में जो 21वां है, नोट करेंगे 21वां है कोषाध्यक्ष, यह राज्य के कोष गृह का अध्यक्ष है। वह कोष में जमा होने के लिए लाई गई मुद्रा एवं पदार्थों की परीक्षा करके उन्हें कोष में जमा कराता है। इसके बाद में जो 22वां अध्यक्ष है, 25 अध्यक्षों की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ। आयुधगाराध्यक्ष, यह राज्य के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के भंडार का प्रबंध करता है। फिर से नोट करें, आयुधगाराध्यक्ष, यह राज्य के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं उनके भंडार का प्रबंध करता है। और जो 23वां है, नोट करें 23, शरणाध्यक्ष, वह राज्य में सोने के खानों के प्रबंध को देखता है और आभूषणों के निर्माण में व्यापार में मिलावट को रोकता है। तो आज भी आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है कार्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। और 24वां है, नोट करें लक्षणाध्यक्ष, यह है जो है टकसाल विभाग का अध्यक्ष है और उसकी देखरेख में सिक्कों का निर्माण किया जाता है। और इसके बाद में बेटा जो 25वां है अंतिम 25वां नोट करेंगे आकराध्यक्ष, यह राज्य के खनिज विभाग का अध्यक्ष है और उसका प्रमुख कार्य है। अब ये जो है 25 अध्यक्ष हैं, इनकी इन्होंने चर्चा की है। और अंत में आप लिख लेंगे विभिन्न धातुओं व रत्नों से संबंधित खानों का निर्माण करना और इनसे प्राप्त धातुओं व रत्नों की गुणवत्ता किस्म को तय करना है। क्लियर? ये जो है आपका कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार हो गए। क्लियर? क्या हो गए? कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार हो गए, जिसके अंतर्गत हमने जो है सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें अष्टादश तीर्थों की चर्चा की है,
और उसके बाद में 25 जो अध्यक्ष हैं उन 25 अध्यक्षों की चर्चा की। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत विस्तृत व्यापक रूप में जो है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने के लिए क्या कुछ किया जाए तो इसकी व्यवस्था की है। मतलब मूल बात यह है कि राजा अमात्य मंत्रियों के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, राजा के द्वारा जो राजाज्ञा जारी की जाएगी उसको कैसे संचालित किया जाए, है ना, मतलब उसकी क्रियान्वित कैसे किया जाए। जैसे आज आधुनिक समय में व्यवस्थापकों के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी क्रियान्वित कौन करता है बेटा? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दो प्रकार की हो जाती है, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद आता है ना, और स्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवक आते हैं। तो इसी ही प्रकार से कौटिल्य ने भी वास्तविक रूप में जो है कार्यपालिका के रूप में स्थायी कार्यपालिका की चर्चा की, जिसको कि जो है हम प्रशासनिक व्यवस्था कह सकते हैं। और उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने अष्टादश तीर्थ अर्थात 18 तीर्थ और विभिन्न प्रकार के जो अध्यक्षों की चर्चा की है। मुझे पूरा विश्वास है आप कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।